शुरुआत करते दोस्तों आज के एडिटोरियल की। हम पहला जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे वो खालिस्तानी समर्थकों से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली कनाडा में हम देखते हैं कि बहुत सारी खालिस्तानी के समर्थन करने वाले जो लोग हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमको 4 जून ब्रैम्पटन कनाडा में एक घटना देखने को मिली, जहां पर ठीक है खालिस्तानी समर्थकों ने 4 जून को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में लगभग 5 किलोमीटर लंबी परेड निकाली थी। इसमें सिख अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने वाली एक झांकी को निकाला था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी उसको यहाँ पर हमें लग रहा है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। खालिस्तानियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से 2 दिन पहले ये परेड निकाली थी। 6 जून को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर के खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके अन्य साथियों को मार गिराया था। तो उधर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर खालिस्तानी समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लहराए थे। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान और उनके सहयोगी पूर्व सांसद ध्यान सिंह मंड भी मौजूद रहे थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कनाडा में जो घटना घटित हुई है उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। और साइड ऑफ द फ्लोट कैरीड द वर्ड्स नेवर फॉरगेट 1984। आप देखते हैं कि 1984 में जो घटना घटित हुई थी, एंटी सिख जिसको बोला जाता है, ठीक है, आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा एंटी सिख मूवमेंट चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर आलोचना भी होती है। वहीं इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेस आया है आप देख सकते हैं। इन ए मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑन 8 जून कमेमोरेट 9 years ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन। नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन के 9 साल पूरे होने के चलते चलते सेलिब्रेशन चल रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वाज आस्क्ड अबाउट ब्रैम्पटन डब्ल्यू। इनसे उस दौरान में इस मुद्दे पर भी चर्चा करने को बोला गया था। ही चूज नॉट टू रिफर डायरेक्टली टू द ऑफेंसिव फ्लोट। उन्होंने डायरेक्टली ऑफेंसिव वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर इंडिकेट किया था कि जो कुछ भी हुआ था वो ठीक नहीं था। इन सब की जगह में उन्होंने फोकस किया था एज ही पुट इन इट ऑन द बिगर इशू। इसको उन्होंने जो है एक बड़ा इशू बताया, द स्पेस कनाडा गिव्स टू सेपरेटिस्ट। उनका कहना है कि कनाडा सेपरेटिस्ट लोगों को जगह देता है, उनको बढ़ावा देता है, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को बढ़ावा देता है, टू पीपुल हु एडवोकेट वायलेंस। तो ऐसा कनाडा को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना था कि आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप एंड आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर कनाडा। तो कोई कड़ा रुख तो आप देख रहे हैं नहीं अपनाया गया है, बस यही कहा गया है ना तो ये इंडिया के लिए अच्छा है और ना ही कनाडा के रिश्ते, मतलब हम दोनों के रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये काफ़ी रिमार्केबल माना जाता है कि जो मिस्टर जयशंकर हैं कुड नॉट गेट हिमसेल्फ अराउंड टू टेक द नेम ऑफ इंदिरा गांधी। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था। The glorification of revenge by anyone for the assassination of Indian Prime Minister is an issue beyond the party politics. किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या का मजाक यदि बनाया जा रहा है तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। भले ही कांग्रेस की वो लीडर रही हों और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अभी इंदिरा गांधी का नंबर है, कल किसी और बीजेपी के लीडर का भी नंबर हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी को इस मामले में आगे आकर खड़ा होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 1984 में जो एक्शन लिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, ये एक्शन किस प्रकार का रहा था, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। एंड कांग्रेस पार्टीज रोल इन द एंटी सिक्स 1984 रियोट वाज कंडेमनेबल। तो जो एंटी सिक्स मूवमेंट चला 1984 में, उस मामले में कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी।
इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि कनाडा में काफ़ी सारे सिख लोग रहते हैं, काफ़ी सारे सिख लोग रहते हैं। इसके साथ साथ में आप देखेंगे सिखों का दबदबा वहाँ की सरकार तक पहुँच गया है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ की राजनीति में भी उतर आए हैं। और एक और ये रीज़न हो सकता है कि ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। आगे देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये जो घटना घटित हुई है इसको वोट बैंक के तौर पर भी देखा जा रहा है। इट इज़ द एथनिक इंडियन एंड इन दिस केस not restricted to a Khalistani vote bank that had lead Mr. Trudeau to comment on farmers agitation। इसके अलावा आप देखते हैं कि मिस्टर ट्रूडू या फिर कनाडा का कोई लीडर यदि इंडिया में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर कोई कमेंट करे तो ये बात भी थोड़ा ठीक नहीं लगती है। इसलिए इंडिया ने कहा था, नेचुरली जो ट्रूडू का रिमार्क था इंडिया के जो फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर, उसको अनएक्सेप्टेबल बोल दिया था। एक बात और बताई जाती है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का क्या पिलर है। इट हैज़ बिकम ए पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का आज के समय में एक पिलर बन गया है, एक मेन मुद्दा बन गया है। स्पेशली द प्रेजेंट ऑफ डिस्पेंसेशन, ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब हम देख लेते हैं व्यवस्था। तो प्रेजेंट की जो व्यवस्था बनी हुई है विच हैज़ आल्सो यूज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पॉपुलरिटी। फॉरेन पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वास्ट सेक्शन ऑफ द डिस्पोरा टू इम्प्रेस डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को इम्प्रेस करने की कुल मिला करके कोशिश करी जाती है नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का फ़ायदा उठा करके। आल्सो वेयर एवर द डिस्पोरा इज़ पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, लोकल पॉलिटिशियन वांट टू यूज़ मिस्टर मोदीज़ पॉपुलरिटी फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पस। आप देखते हैं कि आज के समय में जो लोकल पॉलिटिशियन हैं अपने आप को चमकाने के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करते हैं, अपना पर्पस को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो पॉलिटिकल छवि है अपनी पॉपुलरिटी लाने के लिए नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी का इस्तेमाल करते हैं। द लेटेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ दिस फेनोमेना वाज नरेंद्र मोदीज डिस्पोरा रैली ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया विच वाज अटेंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़। रिसेंटली इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाली गई थी ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया विच वाज अटेंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज़। इसके अलावा देखिए जिस प्रकार से भारत की सरकार चाहती है कि हमारे देश में भी हमारी कोई आलोचना ना कर सके, इसी प्रकार से उसका ये भी उद्देश्य रहता है कि फॉरेन वाला कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। अनदर सिग्निफिकेंट इशू की हम बात कर रहे हैं कि मिस्टर जयशंकर जब एड्रेस कर रहे थे मीडिया कॉन्फ्रेंस को रिलेटेड टू रिमार्क्स ऑफ जॉडी थॉमस ने जो बात कही थी, जो कि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइज़र माने जाते हैं, इन्होंने जो बात करी थी इसी के जवाब इन्होंने दिया था। तो कुल मिलाकर के जो आर्टिकल है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो एक कॉन्फ्रेंस में वो क्या बोल रहे थे, ठीक है, बाय द कनाडा ग्लोबल अफेयर इंस्टीट्यूट ऑन दोजिंग, मिस थॉमस सेड, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरेन इंटरफेरेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जब मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन इंटरफेरेंस की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट प्रॉक्सीज। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। इसमें इंक्लूड है रसिया, ईरान, इंडिया। इसमें इंडिया को भी शामिल कर लिया गया था। उनको ऐसा लगा कि देखिए कोई विदेशी हमारे यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में प्रॉब्लम डाल रहा है। दैट सेड द एक्टर कम्स अप मोस्ट दीज इशूज़
एंड इट इज़ नो सरप्राइज टू एनीबडी इज चाइना। और इसमें फिर अगला जो एक्टर आ गया था वो चाइना आ गया था। इसमें फिर मिस्टर जयशंकर ने जवाब दिया था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द थीव इज कॉल्ड द पुलिस। ठीक है, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। उन्होंने एकदम राइट तरीके से डिसमिस कर दिया था थॉमस के कमेंट को आउटराइट। यहाँ आउटराइट वर्ड यूज़ किया गया है। तो आउटराइट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। इंडिया कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ सीकिंग टू इन्फ्लुएंस कैनेडियन डोमेस्टिक अफेयर। इंडिया को आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि आप कनाडा की जो डोमेस्टिक कंडीशन चल रही है उसमें आप इंटरफेरेंस कर रहे हो। इफ इट्स डिप्लोमेट्स ओपनली इंटरेक्ट विद द इंडियन डिस्पोरा देयर। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो इंडियन डिस्पोरा के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। इंडियन डिप्लोमेट हैव द ऑब्लिगेशन to point to diaspora and others the harmful impact on bilateral ties when Canadian politicians support separatism in India। कुल मिलाकर के सीधी सीधी बात है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं, ना ही इस चीज़ को उकसावा देते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल अब भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडिटोरियल सेडिशन लॉ से रिलेटेड है, जिसको हम हिंदी में राजद्रोह कानून बोलते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2022 में एक घटना हमने देखे थे कि मई के महीने में न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में देश भर में जितनी भी 124A के तहत जो लंबित अपराध चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, उनमें मुकदमा जो चल रहा है, इसकी न्यायालय की कार्रवाई चल रहा है, उसको कहा था कि अभी हम रोक लगा रहे हैं और कहा था कि हम 124A देशद्रोह के राजद्रोह के कानून के उपयोग को हम निलंबित कर रहे हैं। इस प्रकार की हमने घटना देखे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला माना जाता है। सबसे पहले तो हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सेडिशन लॉ को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? इसको इंग्लैंड में बनाया गया था। आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड में बनाया गया था और हमारे उस समय में जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कानून लाया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का मानना है कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचार ही केवल अस्तित्व में या फिर सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक या फिर खतरनाक हो सकती है और सरकार को ख़त्म कर सकती है। इसलिए इस कानून को लाया गया था। फिर आप देखते हैं कि इस कानून का मसौदा मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन 1860 में भारतीय आईपीसी लागू करने के दौरान इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया था। धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जब उन्होंने अपराध से निपटने के लिए एक विशिष्ट खंड की ज़रूरत महसूस करी। तो अभी यदि हम देखें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तो धारा 124A है। राजद्रोह एक प्रकार से अपराध है। वर्तमान में क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत? राजद्रोह के अंतर्गत क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी सरकार की या किसी पॉलिटिकल लीडर की आलोचना कर देता है, पार्टिकुलरली या कोई पत्रकार हो या कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर हो, तो इनके खिलाफ में आईपीसी 124A लागू कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के जो आलोचना हो रही है, आलोचना को भी दबाने की कोशिश करी जाती है। इसका गलत इस्तेमाल आज के समय में होने लगा है। कानून कहता है कि देखिए, अभी जैसे कि बीजेपी की सरकार है, उसके प्रति यदि आपने मौखिक, लिखित, संकेत, दृश्य रूप में घृणा यदि फैला रहे हैं, आप अवमानना कर रहे हैं, उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, तो वो राजद्रोह के अंतर्गत आ जाएगा। विद्रोह के अंतर्गत वैमनस्य और शत्रुता की भावना आ जाती है। हालांकि इस धारा के तहत घृणा या फिर अवमानना फैलाने की कोशिश किए बगैर की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। 1995 में बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया था कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तविक इरादे को आपको समझना होगा कि उसने ऐसा बोला था, तो उसके पीछे उसका इंटेंट समझने की कोशिश करना है।
दंड की यदि हम बात करें तो सेडिशन लॉ के अंतर्गत ये आप यदि कोई अपराध करते हैं तो ये गैर जमानती रहेगा, आपको जमानत भी तुरंत आसानी से मिलने वाली नहीं है। इसमें 3 साल से लेकर के उम्र के तक की सज़ा हो सकती है, इसके साथ में आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस कानून के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होगा, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसको कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं अभी तक सेडिशन लॉ से रिलेटेड, उसके बारे में आप देख सकते हैं। 1950 की शुरुआत में रोमेश थापर बनाम रोमेश थापर वर्सेस मद्रास स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट की आलोचना करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है। यदि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के असंतोष या फिर बुरी भावनाओं को और भी बढ़ावा दे रही है। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को, बोलने की जो आज़ादी उसको कम कर दें, या फिर जो मीडिया प्रेस है उसकी आज़ादी को कम कर दें, जैसे कि सुरक्षा को कमज़ोर करना या राजसत्ता को उखाड़ फेंकना। इसके बाद 2 हाई कोर्ट तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट 1951 का मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तथा रामनंदन बनाम उत्तर प्रदेश 1959 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A को घोषित किया, जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लिए औपनिवेशिक आकाओं के लिए एक उपकरण था एवं प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। क्या बोला था कि 124A चलने वाला नहीं है, ये गलत है। फिर 1962 में देशद्रोह पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। उच्च न्यायालयों के पहले के फैसले को उसने पलट दिया और आईपीसी 124A को कहा कि नहीं, ये ठीक है, इसको चलने दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की गुंजाइश को सीमित करने का प्रयास जरूर किया था। और अभी हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि यदि आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, अभी हम फ़िलहाल में कोई केस दर्ज नहीं होगा, फ़िलहाल कोई सुनवाई नहीं होगी, तो इस प्रकार के जो टेम्परेरी उपाय इसमें किए जा रहे हैं ना, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार कह रही नहीं, हम इसको फिर से परिभाषित करेंगे, तो ये चीज़ भी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। सरकार को ध्यान में रखना है कि इसको बिल्कुल ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति इसका मिसयूज़ करते रहता है। एक चीज़ यहाँ पर हमें और देखना है कि अभी लॉ कमीशन के अंतर्गत कुछ जो सजेशन दिए गए थे, ठीक है, लेटेस्ट वाली जो रिपोर्ट आई थी उसके अंतर्गत विधि आयोग ने क्या कहा था। तो आयोग का दावा था कि अभिव्यक्ति के केवल उन रूपों को दंडित किया जाएगा। आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं तो केवल उन बातों के लिए ही आपको दंडित किया जाएगा जिसमें हिंसा को उकसाने की प्रवृत्ति है। आपने कोई भाषण दिया और उससे हिंसा भड़क उठी, ऐसे भाषण के ऊपर आपके ऊपर जो है सेडिशन लॉ लगाया जाएगा और आपके खिलाफ में केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन प्रवृत्ति को जोड़कर कानूनी पानी को और अधिक खराब किया जा रहा है। कुल मिलाकर के सेडिशन लॉ को कहना चाहिए, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल में लाए गए हैं उनमें हेर फेर किया जाता है, उनमें बस थोड़ा बहुत अदला बदली कर दी जाती है, और यही चीज़ हम लॉ कमीशन में भी देखे हैं। इसके अलावा सेडिशन लॉ से रिलेटेड एक जो सजेशन दिया गया था लॉ कमीशन की तरफ, वो ये था कि इंक्वायरी जो की जाएगी सेडिशन लॉ के ऊपर, वो किसी बड़े ऑफिसर के द्वारा ही की जाएगी। अब दूसरी नंबर की बात यह है कि यदि किसी ने भाषण दिया है तो उस भाषण से हिंसा होगी कि नहीं होगी, इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं रहता है। इस बात का जज कौन बन जाएगा? पुलिस खुद बनेगी, और वो ही अपने आप में सोच लेगी कि हिंसा होगी कि नहीं होगी, उस हिसाब से व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। इस प्रकार से आप देखते हैं तो जो जज है किसको बना दिया गया है? पुलिस को बना दिया गया है। A preliminary inquiry by police officer will not remedy the fact that celebrating the victory of rival cricket team or wearing their jersey might still be material which has tendency to incite violence, because the proposed amendment asks police to not look for
इमिनेंट थ्रेट्स टू वायलेंस और प्रूफ ऑफ द वायलेंस। आप पुलिस को बोल रहे हैं कि आप प्रूफ ऑफ वायलेंस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। केस इस प्रकार से रजिस्टर हो जाता है। इट पेव द वे फर्दर फॉर पुलिस पावर टू रेग इन, especially where FIR results from complexity with those who have local, state और national political clout। अब जो लोकल है, स्टेट है, या भी जो नेशनल पॉलिटिकल क्लाउड है, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं यदि दबाव डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को तो केस दर्ज करना ही है। इसके बाद अगली हम जो न्यूज़ देखने वाले हैं, अक्सर गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। जैसे कि यदि उन्हीं के नेता के द्वारा किसी प्रकार से भड़काऊ भाषण दिया जाता है तो उसको तो तुरंत डिलीट करने को नहीं बोलेंगे, वहीं यदि किसी अपोजिशन वाली पार्टी ने यदि कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत उसके मैसेज को डिलीट कर दिया जाएगा, उसके अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के आरोप हम देखते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट हमको देखने को मिल रहा है ट्विटर के जो एक्स CEO हैं, ट्विटर के जो भूतपूर्व CEO हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना है कि हमने काम करते हुए बहुत सारे खतरे महसूस करे, बहुत सारे धमकियां झेली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जैक डोरसी हैं एक्स CEO ट्विटर के, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने उन्हें कई बार धमकियां दी हैं कि देखो यदि आप हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपकी दुकान हम बंद कर देंगे। ये पार्टिकुलरली धमकी दी गई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान, जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही होंगी कि हैशटैग सपोर्ट फार्मर्स, इस प्रकार बहुत सारे हैशटैग आज के टाइम में आ गए हैं ना एकदम चीज़ों को वायरल करने के लिए। तो उस समय बताया जा रहा है कि ट्विटर को धमकियां मिलती थी सरकार की तरफ से कि आप हमारे हिसाब से काम करो, नहीं तो फिर आप यहाँ से अपनी दुकान को खाली करो। लेकिन जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका कहना है कि इस प्रकार हमें किसी भी प्रकार का शटडाउन देखने को नहीं मिला था। जैक डोरसी अवेकन्स आफ्टर ईयर्स ऑफ द स्लम्बर्स विशिंग टू कंसील हिज डार्क डीड्स। कुल मिलाकर के देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो चीज़ों को फेस कर रही हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री दैट हैड मैनी रिक्वेस्ट ऑफ अस अराउंड फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय में किसान कानूनों को वापस लेने को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा पार्टिकुलरली जो जर्नलिस्ट लोग हुआ करते थे जो कि क्रिटिकल माने जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। Mr. Dorsey said on Monday and in interview with Breaking Point, a YouTube channel है, it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India। इंडिया में आपकी दुकान बिल्कुल नहीं चल पाएगी, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है हम लोगों के लिए। हमारे घरों में रेड पाड़ी जाएगी, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके घर में हमारी जो एजेंसियां हैं छापा मारेंगी, विच दे डिड, एंड वी विल शट डाउन योर ऑफिसेस इफ़ यू डो नॉट फॉलो स्विट। यदि आप हमारे नियम कानून को नहीं मानते हो तो आप सोच लीजिए फिर क्या होने वाला है। एंड दिस इज़ इंडिया ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और आप सोचिए डेमोक्रेटिक कंट्री में तक हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऐसा एक्स CEO का कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को बताती है। ब्लिंकन का कहना है कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं सेंटर ऑफ इंडिया US स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, तो इंडिया और US स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के जो मेन फोकस बिंदु रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक टाइज। तो जब एड्रेस किया जा रहा था जो सालाना इंडिया आइडिया समिट है ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल,
Here on Monday, Mr. Blinken said, "At the heart of our strategic partnership is our economic ties." हमारे बीच में जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चल रही है उसका मेन जो फोकस बिंदु वो है हमारा इकोनॉमिक टाइज। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइवेट सेक्टर लीडर्स लाइक यू, इट इज़ ग्रोइंग स्ट्रांगर बाय द डे। वहाँ की सरकार, यहाँ की सरकार और प्राइवेट कंपनियाँ सब मिलकर के कहना चाहिए जो इकोनॉमिक टाइस है उसको बढ़ाने का काम कर रही हैं। मिस्टर ब्लिंकन ने कहा था कि लास्ट ईयर जो ट्रेड रहा था दोनों कंट्रीज़ के बीच में $191 बिलियन का पहुंच गया था, मेकिंग द यूएस द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। तो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जिंग ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका है। अमेरिकन कंपनी ने इन्वेस्ट किया है लगभग कम से भी कम $54 बिलियन इंडिया में, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टेली कम्युनिकेशन। वहीं यूएस की बात करें, इंडियन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया है $40 बिलियन से भी ज़्यादा, आईटी, फार्मास्यूटिकल एंड मोर सपोर्टिंग 4,25,000 जॉब। तो आप देख सकते हैं कि भले ही अमेरिका ने $54 बिलियन इन्वेस्ट किया है तो इंडिया भी इस मामले में पीछे नहीं हटा है। इस फरवरी की बात करें, एयर इंडिया ने अनाउंस किया था एक हिस्टोरिक परचेज ऑफ मोर देन 200 बोइंग एयरक्राफ्ट। इंडिया ने कहा था कि हम 200 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, विल सपोर्ट एन एस्टिमेशन 1 बिलियन प्लस जॉब अक्रॉस 44 स्टेट। और इससे क्या होगा? 1 मिलियन प्लस जॉब क्रिएट होंगी पूरे 44 स्टेट, द डिप्लोमेट सेड ड्यूरिंग हिज एड्रेस। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम देखें कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो कहाँ अभी किस लेवल पर चल रही हैं।